Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap and you are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience. We are 50% faster. आज की सेशन में हम लेके चल रहे हैं आपको पार्ट 2 के तरफ. पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट, गो अहेड एंड हैव अ लुक एवरीबडी. आज हम इस पे एक क्लर्क की इंग्लिश की नेक्स्ट सेट पे चलने वाले हैं. सो लेट्स रीड द सेट फर्स्ट एवरीबडी. डायरेक्शन कहता है कि देयर आर इन एवरी क्वेश्चन देयर आर 3 मीनिंग्स. नंबर्ड 1, 2 and 3 are given for the idiom or phrase underlined in a sentence. Out of the given 3 meanings, only 1 or 2 or all the 3 may be correct. ठीक है, तो हमें कौन सा वाला ऑप्शन चुनना है? चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग of the idiom or phrase and mark it in the answer sheet. So let's see. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, idioms and phrases आपका इंग्लिश का महत्वपूर्ण पार्ट है. हम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं इस टॉपिक से. So even if you do not tell him about your affair, he will come to know as he is a man who can put 2 and 2 together. मतलब काफ़ी समझदार व्यक्ति है जो कड़ियों को जोड़कर आंसर तो निकाल ही लेगा, है ना. So who can or let's say has many sources to know the things, calculate very accurately, ड्रॉ अ करेक्ट इन्फरेंस. तो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, द कैबिनेट्स प्रपोजल टू मेक द लॉ इवन हार्शर इज एन अटेम्प्ट टू प्ले टू द गैलरी. तो क्या जो ये कैबिनेट का प्रपोजल है कि भाई कानून को जो है ना और भी ज़्यादा सख्त बना दे, इज़ एन अटेम्प्ट टू प्ले टू द गैलरी. प्ले टू द गैलरी का मतलब एक्चुअली हो जाता है ना कि कुछ ऐसा काम करो ना कि लोग आपको एडमायर करें. ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट, ओके, टू मेक द रूल्स इवन मोर स्ट्रिंजेंट, मेकिंग द रूल्स एक्चुअली फ्लेक्सिबल. यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो एक्चुअली टू प्ले टू द गैलरी का मतलब बताए. टू प्ले टू द गैलरी का मतलब हो जाता है ऐसी चीज़ों में या ऐसे जैसे बिहेव करना व्हेन पीपल एडमायर यू और सपोर्ट यू. बट नन ऑफ द ऑप्शंस आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो हम ऑप्शन नंबर ई लगा रहे हैं यहाँ पे आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द मैटर विल गेट सेटल्ड इफ द चेयरमैन कैन कीप हिज टेम्पर विथ द एम्प्लॉयज. वेरी इजी टू फिगर आउट, आई होप. तो अगर कोई अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखा है, सो बेसिकली ही और शी इज ट्राइंग टू अवॉइड दैट एंगर स्टेट, है ना. तो परसुएड द एम्प्लॉयज, कन्विंस द एम्प्लॉयज, रेफ्रेन फ्रॉम बीइंग एंग्री, स्ट्रिक्ट विद द एम्प्लॉयज. वेरी क्लियरली वी हैव ओनली वन ऑप्शन जो सजेस्ट कर रहा है मीनिंग, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, while others have sworn that arrangements were open and above board, things have not added up. above board मतलब ऐसी कोई चीज़ जो अच्छी हो, सही हो, है ना. legitimate, legal, spurious and proscribed. Guys, spurious and proscribed are not adding up to the meaning of the word. समथिंग विच इज़ अबव बोर्ड मतलब वो चीज़ ओपन है, ऑनेस्ट है, उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है. सो ओनली वन इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, अगला सवाल हमारा पूछता है, ये शायद ईडियम आपने कई बार देखा होगा. ही विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक हिज वेंचर अ सक्सेसफुल वन. ही विल गो द होल 9 yards. जैसे कि आप अपनी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सोचते हो ना कि भाई जो भी रास्ते में आएगा मैं वो हर काम करूँगा, है ना. तो you will use the wrong means. No, you will do everything that is possible. Quite possible option. You will take loan from wherever possible. No, the only correct answer is going with option number 2, यानी कि A में जो हमारा आंसर है वही है करेक्ट. ये चलते हैं अगले सेट के तरफ. ये ईडीएम का क्वेश्चन तो हमारा डन होता है. अगला एक क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू योर वोकैबुलरी एप्लीकेशन एवरीबडी. In the following questions, there are 3 sentences. ध्यान से देखिएगा. Each sentence has a pair of words or phrases जो highlight किया हुआ है bold में, denoted by A and B. From the highlighted word or phrase, select the most appropriate word or phrase to form the correct sentences. तो काफ़ी हद तक आपके vocabulary application यहाँ पर इस्तेमाल होगी. Let's do it everybody. The police officer tried to elicit or elicit an apology from the criminal. भाई पुलिस क्या चाहेगी? अपॉलॉजी निकलवाना, है ना.
सो एलिसिट हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल वर्ड है। एलिसिट का मतलब हो जाता है ड्रॉ आउट या एक्सट्रैक्ट करना, और इलिसिट का अर्थ हो जाता है इलीगल, गैर कानूनी। तो सेकेंड वाला सेंटेंस पढ़ते हैं अब हम लोग। द हेड प्रिस्ट केप्ट अ डिस्क्रीट आई ऑन हिज डिसिपल्स। डिस्क्रीट मतलब काफ़ी सावधानी पूर्वक उन्होंने सारा ध्यान रखा। तो देखो भाई, ये वाला जो डिस्क्रीट है इसका मतलब हो जाता है कॉशियस। सबसे बेस्ट वर्ड तो हमारे लिए यही है। हालांकि इस डिस्क्रीट का मतलब हो जाता है समथिंग विच इज़ डिस्टिंक्ट, अलग अलग, सेपरेट के सेंस में आप याद रख सकते हैं। फिर थर्ड सेंटेंस है हमारा, ऑन सचिन सेंचुरी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज poured in from the whole country. I think this is the easiest question. pour का मतलब पूरा बहाव आ गया. So the right word is the word which is in option number A. दिस पोर, आपने देखा होगा ना, पोर्स यानी छोटे छोटे होल्स रहते हैं, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हो। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? BAA, एंड दैट इज देयर इन ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इनमें ना कोई भी एक सेंटेंस अगर आप निकाल लो बढ़िया से, सो दिस क्वेश्चन विल बिकम अ केक वॉक। ठीक है, चलिए सबसे पहले थर्ड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दैट विल बी एन ईजी थिंग। They were rusticated or terminated from the job when their certificates were found to be fake. जाहिर सी बात है, रस्टिकेट मतलब जब आप किसी को रिटायर कर देते हो, बैनिश कर देते हो, है ना। जनरली आप कॉलेज में अगर रहते हो तो आपको रस्टिकेट किया जा सकता है, बट ये जॉब से आपको निकाला गया है, तो बेस्ट वर्ड जो है वो है टर्मिनेट। गाइज लास्ट वाले ऑप्शंस में जो है ना, बी सिर्फ और सिर्फ 2 ही में है, तो ये ऑप्शन तो मेरे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, फिर आती है बात सेंटेंस नंबर 2 की। ऑफिशियल्स रेक्टिफाइड द प्रॉब्लम टू रिस्टोर द पावर सप्लाई, ऑफिशियल्स इलेक्ट्रोक्यूटेड द प्रॉब्लम। तो सोचने वाली ये बात है कि प्रॉब्लम तो भाई हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, करेक्ट कर सकते हैं, तो बेस्ट वर्ड यहाँ पे ये है। तो आई थिंक अब आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं इनमें से कौन सा चुनूं। राइट, सो यू आर थिंकिंग एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट वन। द व्हीकल्स ड्राउन्ड इन वाटर, मतलब वो पानी में डूब गए क्योंकि इतनी बारिश हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है यहाँ पे एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है। तो स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी सेंटेंस आपको इजी लगे आप उसी से ये सवाल सॉल्व कर लो। जैसे मैं यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस लेना चाहूँगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया डज नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑन द फ्रंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट या इन द फ्रंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑन द फ्रंट एक फ्रेज होता है। ऑन द फ्रंट का मतलब होता है उस संदर्भ में या उस एस्पेक्ट में। हम बोलते हैं ना, इस संदर्भ में, इस सिचुएशन के एस्पेक्ट में ऐसी बात है। ऑन द फ्रंट इज द वेरी करेक्ट फ्रेज। तो देखो भाई, बीच में ए कहाँ कहाँ पर है? ये ऑप्शन आउट होता है हमारा, ये ऑप्शन आउट होता है, ये भी ऑप्शन आउट हो गया। सो बस एक ही आंसर है जो हमारा करेक्ट होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी एवरीबडी। ठीक है, क्विकली हमने अटेम्प्ट कर लिया, तो बस हमें शॉर्टकट पता होना चाहिए एवरीबडी। अब हम कर रहे हैं लास्ट सेट आज के सेशन का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स A B C D E, जिसमें से वन ऑफ द पार्ट्स इज गिवन इन बोल्ड एंड वो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट है। हमें क्या पता करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई विच फ्रैगमेंट अपार्ट फ्रॉम द बोल्ड वन, यानी बोल्ड वाले को छोड़कर और कौन सा पार्ट है जो करेक्ट है। ठीक है, तो हमें करेक्ट पार्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे निकालना है बच्चे। लेट्स ट्राई एवरीबडी। क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैव बीन इमर्ज्ड अनस्कैथ्ड इन द इलेक्शंस, कंप्लीट इन द पेपर ट्रेल मैकेनिज्म। भाई सबसे पहला सेंटेंस नंबर ए में कोई गलती आपको समझ में आ रही है? चलिए, अगर नहीं समझ में आ रही तो बी चेक कर लेते हैं। बी में हमने बोला यहाँ पे कि जब आप किसी चीज़ से इमर्ज करते हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैव बीन इमर्ज्ड। इमर्ज किस चीज़ से? हाँ, एक प्रीपोजिशन हमें चाहिए जो बताएगा कहाँ से वो निकल कर आई है। सो दे हैव बीन इमर्ज्ड फ्रॉम अनस्केथ्ड। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्या मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए फ्रॉम, या अनस्केथ्ड के बाद लगाना चाहिए? यस, पोजीशन मेरी वहाँ नहीं होगी, पोजीशन मेरी यहाँ होगी। मतलब कि जो ईवीएम्स हैं दे हैव बीन इमर्ज्ड अनस्केथ्ड फ्रॉम द इलेक्शंस। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम हमारी इस इन में थी।
हमें फ्रॉम लगाना चाहिए। तो सी में एक एरर है बच्चे, सी में एक एरर है हमारा। अच्छा, क्या इस सेंटेंस में बीन लगाने की कोई भी आवश्यकता है? पैसिव वॉइस है ये? नो। हमें सिर्फ और सिर्फ ये बीन यहाँ से रिमूव कर दो, सेंटेंस मेरी एकदम करेक्ट हो जाएगी, मतलब सेंटेंस मेरी एक्टिव वॉइस में ही रह जाएगी। तो बी में भी एरर मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी, ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ईवीएम जो है ना, दे हैव इमर्ज्ड अलोंग विद देयर कंप्लीट पेपर ट्रेल मैकेनिज्म। तो विथ जो है हमारा प्रीपोजिशन वो करेक्ट होना चाहिए, ना कि इन। कंप्लीट विथ देयर पेपर ट्रेल मैकेनिज्म। तो सिर्फ और सिर्फ ए ही ऐसा पार्ट था जिसमें कोई एरर हमें नहीं मिला। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू द सेकेंड वन। नाउ यू नो द ड्रिल। A race to figure among the first half to break in is the rational choice in the target group of new legislation। यहाँ तो बहुत सारी गलतियाँ दिख रही हैं। चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। ए तो हमारा बोल्ड है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। चलिए बी पढ़ते हैं। अमंग द फर्स्ट हाफ, ठीक है, अभी हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है यहाँ पे, चलो छोड़ दीजिए। सी पढ़ते हैं। ब्रेक इन का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि थीफ ब्रोक इन टू योर हाउस, मतलब ज़बरदस्ती घुसना। क्या यहाँ ज़बरदस्ती या फोर्सिबल एंट्री की कोई भी मीनिंग निकल के आ रही है? नो। हाँ, जो सही फ्रेजल वर्ब होना चाहिए वो है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे जो है उसका मीनिंग यहाँ करेक्ट बैठ रहा है। टू ब्रेक अवे इज़ द रैशनल चॉइस इन द टारगेट ग्रुप ऑफ न्यू लेजिस्लेशन। तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारी सी में, सी का एरर मिला। चलिए डी देखते हैं। अब जब हमने ये पढ़ा ब्रेक अवे इज द रैशनल चॉइस, ब्रेक अवे इज द रैशनल चॉइस इन द टारगेट ग्रुप। नहीं, ये चॉइस जो है वो किसी टारगेट ग्रुप में नहीं, टारगेट ग्रुप का होगा। तो ये प्रीपोजिशन में गलती थी हमारी डी में। तो डी में आपको फॉर लगाना है इन प्लेस ऑफ इन। अब आती है बारी ई की। भाई न्यू लेजिस्लेशन का ग्रुप नहीं होता है, लेजिस्लेटर्स लोगों का ग्रुप हो सकता है, राइट। सो दैट्स वाई हम लेजिस्लेशन को रिप्लेस कर देंगे लेजिस्लेटर से। तो इसका मतलब ये हुआ आंसर हमारा जाना चाहिए बी पार्ट के साथ, और बी पार्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, एंड दैट इज आवर राइट आंसर। ओके, सो आई होप दीज ग्रामर रूल्स मे बी यू वुड हैव ब्रश्ड अप। सबने पढ़ रखा है। प्रिपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे ग्रामर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम के पहले आप फटाफट कुछ यूसेज जो फिक्स प्रिपोजिशंस के होते हैं उसे एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के दौरान। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी।